नमस्कार, मी यामिनी महामुणकर. हितगुजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. प्रेक्षक हो, तुम्ही पार्किन्सन्स या आजाराविषयी ऐकलं असेल. हा आजार एक जुनाट प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल आजार आहे. या आजाराविषयी खूप कमी जणांना माहिती आहे आणि त्यामुळे पार्किन्सन्स विषयी जनजागृती करण्यासाठी, या आजाराविषयी जे गैरसमज आहेत ते दूर करण्यासाठी आणि यावरील आधुनिक उपचार पद्धती कोणत्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी याविषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत. पार्किन्सन्स आजारावरील आधुनिक उपचार या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर मनीष बालदिया सर. स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत सर. आपलं मनापासून स्वागत आहे. नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर मनीष बालदिया हे मुंबईतील प्रसिद्ध वोकार्ड हॉस्पिटल येथे सल्लागार फंक्शनल न्यूरोसर्जन म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी प्रतिष्ठित ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर येथे 12 वर्ष न्यूरोसर्जरी आणि न्यूरो क्रिटिकल केअरमध्ये काम केलंय. इपिन लंडन येथे फंक्शनल न्यूरोसर्जरी आणि न्यूरो मॉड्युलेशन मधील फेलोशिपद्वारे त्यांनी आपली कौशल्य वाढवली आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे डॉक्टर बालदिया यांना 2018 मध्ये यंग न्यूरोसर्जन या पुरस्काराने देखील सन्मानित करण्यात आले आणि त्यांच्या संशोधन योगदानासाठी देखील इतर अनेक नामांकित पुरस्कार त्यांना आजपर्यंत मिळालेले आहेत. याशिवाय डॉक्टर मनीष यांनी 25 आर्टिकल्स आणि 3 पेटंट्स देखील आपल्या नावे केलेली आहेत. पार्किन्सन्स रोग, फोकल डिस्टोनिया, एपिलेप्सी, कोरिया, स्पॅटिसिटी, रायडर्स क्रॅम्प, ओसीडी, नैराश्य, कोमा, तीव्र पाठदुखी आणि परिधीय न्यूरोपॅथी यांसारख्या आजारांवर डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन आणि न्यूरोमॉड्युलेशन या सर्जरीच्या माध्यमातून डॉक्टरांनी अनेकांना बरं केलंय. डॉक्टरांच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरील सखोल ज्ञानामुळे ते न्यूरोसर्जरीच्या क्षेत्रात वेगळे ठरत आहेत. तर आज आपण डॉक्टरांकडून पार्किन्सन्स आजारावरील आधुनिक उपचार पद्धती कोणत्या आहेत हे जाणून घेणार आहोत. पण सुरुवातीला डॉक्टर, महत्त्वाचा प्रश्न की आपल्या प्रेक्षकांना देखील अजूनपर्यंत माहित नाहीये, पार्किन्सन्स आजार म्हणजे नेमका काय आहे आणि त्याचा आयुष्यावर आपला कसा परिणाम होतो. पार्किंसन बीमारी क्या होता है कि मस्तिष्क में जो डोपामिन उत्पादन करने वाले जो कण होते हैं, सेल्स होते हैं, वो एक्चुअली डेथ हो जाती है उनकी. बरं. तो जब डोपामिन ठीक से उत्पादन नहीं होता है तो डोपामिन ये जो द्रव्य है जो ब्रेन में पैदा होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो मसल के जो स्मूथ मूवमेंट्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं. तो उसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे हाथ में कंपनी है या फिर टाइटनेस हो, तो ये सारे मूवमेंट्स प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. ओके. तो इसकी वजह से मरीजों को अपना काम खुद नहीं कर पाते और दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं. पण डॉक्टर, पार्किन्सनचा आजार झाला हे कसं ओळखायचं, म्हणजे याची काही लक्षणे दिसतात का सुरुवातीला? हाँ, तो शुरू में जो रोग शुरू होता है, काफ़ी टाइम क्या होता है कि ये काफ़ी घरों में ये बीमारी सब लोग समझते हैं कि ये बुढ़ापे की वजह से ये ऐसे धीमे हो गए हैं या अपना काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स है, लक्षण है जो आपको ध्यान देना है, क्योंकि पार्किंसन रोग हमेशा बॉडी के एक तरफ ही शुरू होता है. जब शुरू में शुरू होता है तो एक हाथ ही कंपन होता है या फिर एक हाथ स्लो हो जाता है या एक हाथ टाइट हो जाता है, और किसी किसी को चलने में तकलीफ होती है, पैर चिपक जाते हैं ज़मीन पे. तो ये अर्ली साइंस है, अर्ली लक्षण है जो आपको देखने हैं आपके रिलेटिव्स में है कि नहीं है. तो ये आपको ध्यान रखना है. आपको उस सिम्टम्स को, बुढ़ापे को तप्पा लगा के नहीं छोड़ना है. तो ये बहुत ध्यान रखना है. और ऐसे कुछ अर्ली फीचर्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर को आपको संपर्क करके इलाज शुरू करवाना चाहिए. म्हणजे ही लक्षणे दिसली तर लगेचच पहिला डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, घरगुती उपचार करत बसू नका. येस. डॉक्टर, नुकतंच पार्किन्सनचं ज्यांचं निदान झालं की म्हणजे आता ह्यांना ज्यांना ही लक्षणे दिसतात, अशांनी काय केलं पाहिजे, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सल्ला द्याल? तो सबसे पहले अब आपको पता चलता है कि आपके घर में आपके रिश्तेदार को पार्किंसन हो गया है, हाँ. तो सबसे पहले बीमारी को समझिए कि बीमारी ये कैसे आती है, ये कैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, क्या चेंजेस आएंगे मरीज में, उनकी क्या क्या देखभाल करनी है और क्या क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या क्या उपचार अवेलेबल है. तो फिर क्या हम घर के नुस्खे करके या फिर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं, जैसे योगा है, डांस थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, एक्सरसाइजेस है, उससे हम, या खाने में बदलाव लाना है, तो उससे हम कैसे उस बीमारी को कंट्रोल कर सके. बीमारी को पूरा समझना बहुत जरूरी है. बरोबर. जोपर्यंत आपण त्या आजाराला ओळखत नाही आहोत, पूर्णपणे त्याविषयीची माहिती जाणून घेत नाही, त्याशिवाय त्याच्यावर उपचार करणं देखील खूप कठीण जात आहे. आणि डॉक्टर, खरं तर
कोणताही आजार, आता आपण पार्किन्सन्स विषयी बोलतो म्हणून त्याच आजाराविषयी बोलूया की पार्किन्सन आजार जेव्हा होतो त्यावेळेस भावनिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या अनेक आव्हानांचा सामना केवळ रुग्णालाच नाही तर त्यांच्या घरातल्यांना, कुटुंबियांना देखील त्याचा सामना करावा लागतो. Yes. तर कोणकोणत्या पद्धतीच्या भावनिक आणि मानसिक समस्या निर्माण होतात? तो जैसे मैंने बताया कि पार्किंसन बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, ना ही बल्कि मरीज़ को बता, लेकिन उनकी जो देखभाल करने वाले उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब एक तो क्या होता है कि जब मरीज़ अपना काम खुद नहीं कर पाता है और दूसरों पे निर्भर हो जाता है, उनका एक जो मनोबल होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, तो वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं. फिर उससे ही उनको एक इरिटेशन भी पैदा होता है और पार्किंसन रोग की वजह से भी डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, एक सेल्फिशनेस आता है, एक जिद्दीपन आता है. तो ये सब पार्किंसन रोग के ही एक अंश है. बरं. तो केयर गिवर्स को, जो घर के रिलेटिव्स हैं, उनको समझना चाहिए कि ये मेरे पापा जो थे ये भी ऐसे कैसे हो गए, ये कितने खुदगर्ज क्यों हो गए, या फिर इतने जिद्दी क्यों हो गए, पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी ऐसे क्यों हो गए हैं. तो ये बीमारी के लक्षण है. ये भी ये मानसिक रूप में आता है पार्किंसन. बरं. शारीरिक रूप में तो दिखता ही है, लेकिन मानसिक को भी अफेक्ट करता है. तो उसी के कारण ये सारे फीचर्स केयर गिवर्स को समझना है कि ये जो फीचर्स दिख रहे हैं ये बीमारी के लक्षण है, उनको समझना है, उनको प्रोत्साहित करना है अपना काम खुद करने में. आप सहायता कीजिए, लेकिन आप इतनी भी प्यार मत जताइए कि वो पूरा डिपेंडेंट हो जाए. आपको इतना कोशिश करना है कि वो इंडिपेंडेंट रहे. तो आपको उनको प्रोत्साहित करना है, उनका खुद का काम उनसे ही करवाना है. तो उसमें आपको मनोबल उनका बढ़ाना है. म्हणजे एकंदरीत ज्या रुग्णाला आजार झालेला आहे पार्किन्सनचा त्याला डिपेंडंट इंडिपेंडेंट आपल्याला बनवायचं. त्याच्यासाठी तुम्ही जर त्याला स्वतःची कामं करता येत नाहीये तर तुम्ही थोडीफार मदत करा, पण पूर्णच त्याला तुमच्यावर अवलंबून ठेवू नका. प्रोत्साहित करा. बरोबर. डॉक्टर, भारतामध्ये पार्किन्सनसाठी कोणते उपचार पद्धती आहेत? तो भारत में अभी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है. तो सबसे पहले मैं बेसिकली शुरू करूँगा कि आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे डेली आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही है. क्योंकि जो पार्किंसन के मरीज़ है, जो एक्सरसाइज करते हैं और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस होता है. तो जिस रफ्तार से पार्किंसन बीमारी बढ़ती है वो रफ्तार कम हो जाती है एक्सरसाइज करने से. बरं. तो 2 साल के बाद आपका जो स्टेज आने वाला है पार्किंसन का, वो स्टेज आपको 4 साल के बाद आएगा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो. और आपका दवाई का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाएगा. इसलिए मेन एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपीज बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद आपका डाइट थोड़ा फोकस करना है, डाइट भी आपको अच्छा लेना है. और फिर आपके मेडिसिन जो हैं, आपके डॉक्टर से मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है. और जब वो मेडिसिन खाते हैं उसमें एक ही ध्यान रखना है कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए. और दवाई के डोपामिन की जो दवाई होती है उसमें और खाने के बीच में 45 मिनट का गैप रखना बहुत ज़रूरी है. वो दवाइयाँ कंटिन्यू करना है. फिर अगर डिसीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो फिर एडवांस थेरेपीज भी अवेलेबल है, जैसे डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन सर्जरी अभी जो नई आई है वो भी आप करवा सकते हैं. ओके. आता मला याकडेच यायचं आहे तुम्हाला. डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन विषयी मी तुम्हाला माहिती जाणून घेणार आहे, पण आता तुम्ही हे जे काही उपचार पद्धती सांगितलेत, ह्या उपचार पद्धती केल्यानंतर पार्किन्सन्स पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का, की फक्त आपण त्याचं मॅनेजमेंट करू शकतो? गुड क्वेश्चन. तो पार्किंसन बीमारी कम्प्लीटली क्योर नहीं होती है, प्योर ठीक नहीं होती है. हम सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं पार्किंसन बीमारी के. हमें इसके साथ जीना सीखना है. तो हम कैसे अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं इस बीमारी के साथ हमें सोचना है. तो उसके लिए अलग अलग उपचार हैं जो कि हमें फॉलो करना है. तो जैसे एक्सरसाइज का हो गया, मेडिसिन का हो गया, डाइट का हो गया, फिर ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का हो गया. इनसे हम सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी को हटा नहीं सकते. देयर इज नो क्योर फॉर पार्किंसन, बट जस्ट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल करण्यासाठी उससे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी आपको. आप अपना काम खुद कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली रह पाएंगे. आप अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं. बरोबर. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला दरवेळेस किंवा काही कालावधीनंतर डॉक्टरांचा फॉलोअप घेणं असेल किंवा जो उपचार आहेत ते कंटिन्युअसली फॉलो मध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. आणि यासोबत जीवनशैलीतले बदल देखील करणं, आहार असेल किंवा व्यायाम, जसं तुम्ही सांगितलात, जर दररोज एक्सरसाइज केलीत तर जो 2 वर्षांनंतर होणारा आजार आहे तो तुम्हाला 4 वर्षांनंतर त्याचे सिम्पटम्स दिसतील. बरोबर. डॉक्टर, मगाशी तुम्ही उल्लेख केलात की डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन प्रोसेस, तर नेमकं हे पार्किन्सनच्या उपचारांसाठी डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन नेमकी भूमिका काय बजावतं?
तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में क्या होता है, ये एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं, मतलब कम छेद से हम पूरी सर्जरी करते हैं। मतलब मस्तिष्क में 2 छोटे छोटे छेद बनाते हैं और उसके थ्रू एक वायर डालते हैं ब्रेन के अंदर, और उस वायर से ब्रेन के जो सेल्स, जो सर्किट है, जो हाथ पैर चलाने के जो सर्किट्स है, उस सर्किट को हम चलाते हैं वो वायर डाल के। वो वायर एक पेसमेकर फिट करते हैं छाती में, उस पेसमेकर से कंटिन्यूसली वो करंट जाता है। तो मरीज के जो कंपनी होती है वो इमीडिएटली पूरी कंपनी ठीक हो जाती है वो मशीन को ऑन करते ही। तो जैसे आप वीडियो में देखेंगे कि एक साइड पहले डीबीएस के पहले जैसे मरीज का हाथ कांप रहा है, और दूसरी साइड जो डीबीएस हो गया है तुरंत ही हाथ कांपना बंद हो गया है, तो एक रिमोट की तरह है। तो इस सर्जरी में हम ना ही ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स या कुछ चीज़ें काटते हैं या निकालते हैं, हम सिर्फ वायर डालते हैं बस और करंट देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बंद भी कर सकते हैं उसको। तो इतना मतलब यही एक ऐसी सर्जरी है जो रिवर्सिबल है पूरी। हाँ, तो एकदम सेफ सर्जरी है ये, और इस सर्जरी में सिर्फ हम इम्प्लांट को फिक्स करते हैं, कोई चीज़ बड़ी चीज़ निकालते नहीं है या मॉडिफाय नाही करते ब्रेन को। आणि ते इफेक्ट देखील जाणून येतोय त्या रुग्णामध्ये, आणि मुळात मला बघण्यावरून तरी वाटतंय की ते वयाने देखील मोठे आहेत, मे बी ते वयस्कर आहेत, पण त्यांना इफेक्ट चांगला आलेला आहे तुमच्या या प्रोसेसमुळे। डॉक्टर, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन शस्त्रक्रियेसाठी वयाचं कोणतं बंधन आहे का? म्हणजे 70 वर्षापेक्षा जास्त वयामध्ये मेंदूची शस्त्रक्रिया करणं किती सुरक्षित आहे? अब पूरे दुनिया में हम देखेंगे तो पार्किंसन बीमारी जो होती है वो लगभग 70 to 80% 50 की उम्र के ऊपर के लोगों को ही होती है, और जब तक वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के लिए आते हैं तो उनकी उम्र 70 हो ही जाती है, और 70 उम्र में ही ये सर्जरीज ज़्यादातर होती है। तो 70 इज़ जस्ट एन एज नंबर, इससे कोई एक खतरा नहीं है। कुछ मरीज 50 उम्र वाले भी कभी कभी सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी रिस्क फैक्टर्स इतनी होती है, किसी किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सर्जरी के लिए फिट नहीं होते। कोई 80 के भी होते हैं लेकिन वो सर्जरी के लिए एकदम फिट रहते हैं। तो एज इज़ जस्ट ए नंबर। अप टू द एज ऑफ 80 दे कैन सेफली अंडरगो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी। डॉक्टर, वेगवेगळ्या रुग्णांमध्ये डीबीएसचे परिणाम वेगळे असतात का? म्हणजे काही रुग्णांमध्ये वेगळे पाहायला मिळतात का त्याचे परिणाम? हाँ, तो ये जो इसके रिजल्ट्स आते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि मरीज़ की बीमारी की उम्र क्या है हमें नहीं पता। कोई 5 साल पुरानी बीमारी पे कराता है, उस टाइम में उस मरीज़ की उम्र 50 होती है। कोई 70 की उम्र पे डीबीएस कराता है और उसकी बीमारी की उम्र सिर्फ 2 साल होती है, या फिर 10 साल हो सकती है। तो कोई 20 साल पार्किंसन होने के बाद डीबीएस करवाता है। तो इस पर भी रिजल्ट परिणाम मतलब चेंज हो सकते हैं कि आप कब डीबीएस करवा रहे हो, सबसे पहला पॉइंट ये। फिर सर्जिकल टेक्निक पे भी डिपेंड करता है कि आप सर्जरी ठीक से की है कि नहीं, वायर ठीक से सही जगह पे पहुंचा है कि नहीं, वो एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि उस डिवाइस को चलाना, मतलब करंट देना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सही प्रमाणित उसको करंट ठीक से चला रहे कि नहीं चला रहे, उस डिवाइस को कैसे काम करवाना है, वो भी एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर्जन को। अगर वो नहीं है, डिवाइस को चलाना नहीं आता, तो भी रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर फोर्थ है, डीबीएस करवा लिया इसका मतलब ये नहीं कि जादू हो गया है, आपको उसके ऊपर काम भी करना है। जैसे मैंने बताया, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी करवाने के बाद। तभी आप उस मसल जो टोन लूज हो गया है उसको वापस आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, फिर ही उसका फंक्शन पूरा 100% वापस आता है। सर्जरी से सिर्फ मसल जो टाइट था वो लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, लेकिन उसको फिर से ताकतवर बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो लूज का लूज ही रहता है। तो इस डीबीएस कराने से इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो गए हो। आपको अगर नॉर्मल फंक्शन वापस लाना है तो आपको फिर से वो फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस थोड़ा करना ही पड़ता है 3 महीने तक। तो उसके ऊपर भी रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ये अनेक कारण है कि वेरियस रिजल्ट्स कैसे डिपेंड हो रहे हैं। म्हणजे डीबीएस प्रोसेस केल्याच्या नंतर इतर ज्या प्रोसेस आहेत, इतर जे उपचार आहेत, ते देखील करणं अत्यंत गरजेचं आहे। डॉक्टर, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन कधी केलं पाहिजे? तो अभी जो लेटेस्ट एविडेंस है और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, तो पहले के अर्ली 3-4 साल पहले ये कहना था कि जब आपकी दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाए, या फिर आपके दवाई की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तब आपको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। बरं।
लेकिन अभी सोच बदल चुकी है। अभी जो लेटेस्ट एविडेंस है और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसमें ये बता रहा है कि अगर आपको पार्किंसन होके 4 साल हो चुके हैं तो आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। आप जितना जल्दी करवाएंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लंबा फ़ायदा मिलेगा और आपकी बीमारी की रफ्तार भी उतनी ही धीमी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है जल्दी सर्जरी करवाने से। तो पुराने कॉन्सेप्ट में नहीं रहना है कि अभी तो दवाई का काम चल रहा है, जब काम करनी बंद हो जाएगी तभी हम सोचेंगे, उसमें नहीं रहना है, तब बहुत लेट हो चुका हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक 40 उम्र की एक महिला की सर्जरी की थी। तो वो जब मेरे पास आई थी तो उनके पास वो ना तो चल पा रही थी, ना ही मतलब खुद का काम कर पा रही थी। उनको 3 बच्चे भी थे, तो कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। शी वॉज टोटली डिपेंडेंट। तो जब हमने यहाँ देखा तो पता चला कि उनको पार्किंसन है और पार्किंसन होकर 8 साल हो चुके हैं। बाप रे। लेकिन 8 साल से उन्होंने कभी एक भी दवाई नहीं ली थी, डोपामिन की दवाई नहीं खाई, क्योंकि उनके देश में न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं थे। तो हमने तुरंत ही उनको डीबीएस का उपचार दिया, क्योंकि 8 साल हो चुके थे और उनके कंट्री में वो दवाई भी नहीं मिलती है। तो इसलिए हमने सर्जरी का उनको सुझाव दिया और सर्जरी करने के बाद तुरंत ही वो मतलब विद इन 3rd डे वो एकदम नॉर्मल हो चुकी। हाँ, और उनको जो रिजल्ट आया 100% एकदम नॉर्मल रिजल्ट आया। वो रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि उनकी सर्जरी जल्दी हुई और उन्होंने कभी डोपामिन की दवाई खाई नहीं थी। तो उनका सर्किट बहुत अच्छा था, एक आदत नहीं लगी थी डोपामिन की। काफ़ी मरीजों को आदत लग जाती है, वो जेब में लेके घूमते हैं डोपामिन। और कुछ लोग तो हर घंटे एक एक गोली खाते रहते हैं, हर एक घंटे में। इतनी आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने डायरेक्ट सर्जरी की और रिजल्ट 100% आया। अगर यही मरीज डोपामिन दवाई खाते 8 साल तक और हम सर्जरी करते तो रिजल्ट 100% की वजह हमें 90 या 95% मिलता। और जो उनकी दवाइयाँ थी वो हम पूरी बंद नहीं कर पाते। आज वो एक भी दवाई नहीं खा रही है, जरूरत ही नहीं है, बिना दवाई की वो एकदम नॉर्मल चल रही है। लेकिन वही अगर डोपामिन दवाई खाने वाले मरीज होते तो उनको कम से कम एक गोली तो हमें चलानी ही पड़ती। त्याची दररोजची सवय लागलेली असते डोपामाइनच्या औषधांची। तो डीबीएस से मतलब आपकी जो दवाइयाँ है ऑलमोस्ट 60 to 70% कम हो जाती है। हाँ, और वो दवाई से जो साइड इफेक्ट्स है ना वो भी पूरे हम अवॉइड कर सकते हैं। बरोबर। आता मला यावरूनच प्रश्न विचारायचा आहे की जसं तुम्ही सांगितलं की त्या महिलेला डोपामाइनची सवय लागलेली नव्हती म्हणून ती ऑपरेशन नंतर, सर्जरी नंतर 3 दिवसातच ती बरी झाली आणि त्यानंतर ती आता एकही गोळी देखील घेत नाहीये। तर डॉक्टर, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशनच्या उपचारानंतर रुग्ण पूर्णपणे बरा होऊ शकतो का? नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सर्जरी कराने से ऐसा नहीं कि जादू हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी आपके पार्किंसन के जो लक्षण हैं उसको कंट्रोल करते हैं। बीमारी बढ़ती ही जाती है, बीमारी को हम रोक नहीं पाते हैं, बीमारी बढ़ती ही जाती है। सिर्फ बीमारी के लक्षण को हम उनको कंट्रोल, काबू में ला पाते हैं। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जैसे जैसे नए नए लक्षण आते हैं या बढ़ते हैं, हम उसको वापस करंट के द्वारा काबू में लाते हैं। तो उसको रिपीटेडली प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। हर 6 महीने में एक बार प्रोग्रामिंग जो होता है एक रिमोट कंट्रोल के जरिए से होता है और एक 10-15 मिनट में आपका काम हो जाता है। बरोबर। डॉक्टर, आता आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न, जसं तुम्ही सांगितलं की डीप ब्रेन स्टिम्युलेशनची जरी सर्जरी आपण केली तरी त्यानंतर दररोज फॉलोअप घेणं वगैरे करणं गरजेचंच आहे। पण आहार, व्यायाम आणि जीवनशैलीतले जे बदल आहेत पार्किन्सन व्यवस्थापनामध्ये त्यांची कशा पद्धतीने मदत होते याविषयी सांगा। यस, डाइट और फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइजेस, योगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्किंसन यानी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पार्किंसन में तो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे बताया पार्किंसन में जो सब्सटेंशिया नाइग्रा एक सेल्स बोलते हैं ब्रेन में एरिया है, तो उसके कण जब डेड हो जाते हैं तो ये डोपामिन उत्पादन नहीं होता है। तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा की डेथ को कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट्स ज़्यादा लेंगे ना, तो उससे आपको ये पार्किंसन का जो डिसीज़ प्रोग्रेशन है, जो बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं सिर्फ डाइट चेंज करने से, आपका खाना पीना चेंज करने से। तो उसमें आपको क्या खाने में ध्यान रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स के पदार्थ कौन से हैं, जैसे लाल चीज़ें जो भी है खाने में, फ्रूट्स, लाल फ्रूट्स, उसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ग्रीन टी, वाइट टी,
वाइट टी आपने सुना नहीं होगा शायद, नहीं, बहुत कम लोगों ने सुनते हैं। वाइट टी से टी जो टी का जो सबसे पहले बर्ड निकलता है ना, उससे जो हम टी चाय बनाते हैं बिना दूध की, जैसे ग्रीन टी पीते हैं हम, ग्रीन पत्ते से बनता है, और जो वाइट टी बनता है वो बर्ड से बनता है। ओके। हाँ, तो उससे जो चाय बनती है उसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो खाने के बाद लेनी चाहिए बरं बरं, डेली, तो उससे आपका पार्किंसन बीमारी स्लो हो जाता है। कमी होईल, कमी पण तो जाता है. पूर्णपणे बरा नाही होणार. नाही. बरोबर. सर, आज तुम्ही झी 24 तासमध्ये आलात आणि प्रेक्षकांना पार्किन्सन आजारावरील उपचार पद्धती कोणत्या आहेत आणि यावर योग्य माहिती दिली, जनजागृती केली, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. वेलकम. प्रेक्षक, डॉक्टर मनीष बालतिया हे वोकार्ड हॉस्पिटलमध्ये सोमवार ते शनिवार सकाळी 11 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असतात. तुम्ही तिथे सरांना भेटू शकता. यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर तुम्हाला संपर्क साधायचा आहे. ही द गुजमध्ये आज आपण इथेच थांबतोय. त्याच्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा झी 24 तास.